हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के स्नैपशॉट्स बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स एंड दिस चैप्टर एंड दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय विलियम सरोइन। चलो शुरू करते हैं। पहले तो एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि टाइटल का मतलब, टाइटल से ये क्या समझ में आ रहा है कि किसके बारे में होगा। हमें समझ में आ रहा है कि कोई वाइट हॉर्स है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, एंड उसकी मतलब समर कैसी बीती ये हम लोग पढ़ेंगे। क्या एक्चुअली में ये पूरी स्टोरी एक हॉर्स के ऊपर बेस्ड है? नहीं, ये किसके ऊपर बेस्ड है ये हम लोग पढ़ते हैं। The story is actually about two poor Armenian boys who belongs to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. So first of all, Armenian क्या होते हैं? अर्मेनिया एक जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन एक एंशियंट सिविलाइजेशन है, वैसे ही आर्मेनिया भी जो है वो एक एंशियंट सिविलाइजेशन है जो कि वेस्टर्न एशिया के ये में लोकेटेड है। खैर, तो इस स्टोरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी आर्मेनियन के दो आर्मेनियन बॉयज़ के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं एंड जो एक पर्टिकुलर ट्राइब से बिलोंग करते हैं। अब ऑब्वियसली बहुत सारे ट्राइब्स हैं, उनके ट्राइब का नाम क्या है? गैरोग्लनियन। उसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये इस ट्राइब से बिलोंग करते हैं एंड जिनकी हॉलमार्क्स है ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। वो किस लिए पहचाने जाते, किस लिए जाने चाहते हैं, उनकी खासियत क्या है? ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी की वजह से। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, इसके बहुत सारी चीज़ें हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो चलो, अच्छा, और एक चीज़, मैं इस वीडियो में ये वीडियो का पार्ट 1 होगा, ठीक है। पार्ट 2 फिर से मैं लाऊंगी एंड अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना एंड ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो ठीक है भाई, इतना ही। चलो अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन। Fine. So, okay. One day back, there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up by tapping on the window of my room. अच्छा, सो मैग्निफिसेंस का मतलब क्या है? शानदार, वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है ना। तो ये जो स्टोरी का जो नैरेटर है वो है इन्हीं दो जो बॉयज़ हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। जो दो पुअर बॉयज़ हैं, आर्मेनियन बॉयज़ हैं, उन्हीं में से एक है जिसका नाम है आरम, या अब बहुत लोग इसको एरम भी बोलते हैं। अब ठीक है, मैं आरम बोल रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से बता लेना, ठीक है। चलो, अब प्रोनाउंसिएशन अपने अपने हिसाब से होता है। खैर चलिए, सो आरम जो है ये बता रहा है कि वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से बोल रहा है कि मतलब बहुत दिन पहले की बात है, मतलब उस समय वो गुड ओल्ड डेज़ हुआ करती थी। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, बचपन की बातें जब भी बोलते ना कि वो दिन भी क्या दिन थे, बड़े अच्छे दिन थे, तो वैसे ही वो बात करता है। एंड कब था ये? जब वो 9 साल का था, ठीक है। एंड वो बोलता है कि ये जो मतलब पूरा जो दुनिया था, वो दुनिया एकदम मतलब जो भी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस है, यानी कि जो भी वेरी अट्रैक्टिव स्टफ्स जो भी होते हैं, उन सारी चीज़ों से दुनिया हमारी भरी पड़ी थी। एंड हमारी ज़िंदगी कैसी थी? वो एक डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम के तरह थी। एंड उसी के साथ साथ आरम बोलता है कि मेरा जो कज़िन है मुराद, तो दो आर्मेनियन बॉयज़ में एक का नाम है आरम और एक का नाम क्या है? मुराद, ठीक है। अब देखो, तो मुराद क्या करता है कि उसको सब लोग ना पागल बोलते हैं, दैट ही इज़ एक्चुअली क्रेज़ी। बट ये जो आरम है ये उसको इतना मतलब क्रेज़ी नहीं बोलता है, जैसे कि बाकी लोग उसको पागल मानते ये करते हैं, वो ऐसा नहीं करता है। तो एक दिन क्या हुआ, मुराद उसके घर में आया, ठीक है। एंड कब आया? 4 बजे सुबह मतलब एकदम प्रातःकाल जिसको बोलते हैं। तो वो 4 बजे आया एकदम मॉर्निंग में एंड उसको जगाया। एंड जगाने का तरीका किस तरीके से था? उसने विंडो पे टैप किया। नॉर्मली जब लोग आते हैं क्या करते हैं, हमारे डोर पे वो नॉक करते हैं, राइट। तो उसने क्या किया, विंडो पे उसने टैप किया। तो एक चीज़ हमें क्या समझ में आ रही है, विंडो कब टैप करते हैं?
कुछ मतलब कोई सीक्रेट काम हो या कोई कुछ गलत कर रहा है ना, तब विंडोज़ टैप करते, विंडो से वहाँ पे मान लो घुसते हैं या कुछ भी करते, कोई सीक्रेट कुछ काम चलता है, मतलब जो बाकी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसी कोई चीज़। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ पे समझ में आ रही है कि वो लोग कुछ मतलब गलत शायद करने वाले थे। अब क्या करने वाले थे अभी तक हमें पता नहीं है। अब देखो, आरम, he said. I jumped out of bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. अब वो मुराद जो है वो उसको बुलाता है, बोलता है कि आरम। तो फिर ये सुनने के बाद जो आरम है वो एकदम बेड से उछलता है, मतलब खड़ा हो जाते बेड से, मतलब आता है एंड वो विंडो की तरफ देखता है, विंडो से बाहर देखता है। एंड उसने जो देखा वहाँ पे वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, उसने जो चीज़ वहाँ पे देखी। It wasn't morning yet, but it was summer. And with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. अब यहाँ से देखो, हम लोगों ने इस टाइटल में क्या पढ़ा था, द समर ऑफ ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स ना। तो यहाँ पे देखो ये समर की बात चले, यानी कि ये कौन सा टाइम था ईयर का, समर का सीज़न था, ठीक है। तो वो बोलता है, आरम बोलता है कि देखो एकदम सुबह तो, मॉर्निंग तो बिल्कुल नहीं हुआ था, ऑब्वियसली 4 बजे, मतलब सन तभी जैसे राइज़ करता है, ऑब्वियसली सन राइज़ नहीं करता, आई नो दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। खैर जो भी है, तो सन वैसे मतलब राइज़ कर मतलब करता है, तब वो उस टाइम पे थोड़ा जो भोर का समय जो है, ठीक है। तो डे ब्रेक यानी कि वो जो एकदम भोर का समय जो होता है, जब मतलब सनराइज़ करता है, वो जो पर्टिकुलर टाइम होता है। ओके, सो बोलते हैं कि जो मतलब ये मॉर्निंग है, ये एकदम अच्छी तरीके से मतलब पूरा मॉर्निंग नहीं हुआ था, बट फिर भी वहाँ पे इतनी लाइट तो ज़रूर थी जिससे मुझे ये समझ में आ गया कि नहीं, मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ, जो भी हो रहा है वो हकीकत में मेरे साथ हो रहा है। My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. यहाँ पे हमें हमारे टाइटल का जो और एक हम लोगों ने पढ़ा था ना, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये हमें पता चल गया, ठीक है। तो बोलता है कि मेरा जो कज़िन है वो एक ब्यूटीफुल से वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था। I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. अब वो बोलता है कि आरम बोल रहा है कि अब मैं अपनी खिड़की से अपना सर जो है वो बाहर निकाल के मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ एंड अपनी आँखें मैं मल रहा था। अब आँखें कब मलते हैं, जब हमें किसी चीज़ पे यकीन नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, तब हम अपनी आँखें मलते हैं कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तो वो सेम उसने वैसा ही किया। Yes, he said in Armenian, it's a horse, you're not dreaming. Make it quick if you want to ride. अब मुराद बोल रहा है कि हाँ भाई ये घोड़ा है, एंड ये अपने लैंग्वेज में बोल रहा है, आर्मेनियन लैंग्वेज में बोल रहा है। ऑब्वियसली आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, ये आर्मेनियन में उन लोगों ने ऑब्वियसली वो तो आर्मेनियन में ही कन्वर्स करेंगे, राइट। तो मुराद बोल रहा है कि हाँ भाई सच है, ये घोड़ा है और तुम सपना नहीं देख रहे हो, तो चलो फटाफट रेडी हो जाओ, अगर तुम्हें एक राइड चाहिए, इस घोड़े की राइड चाहिए तो रेडी हो जाओ। Okay, I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than ever I could believe. अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं, आरम बोल रहा है कि देखो मुराद जो है वो अपने दिन को मतलब वो एकदम अलाइव रहता है, एकदम चीयरफुल, एकदम डिलाइटफुल वो रहता है, अपने लाइफ को एंजॉय करता है, ठीक है। बाकी जो लोग आए हैं ना, ये क्या बोल रहा है, एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक। एक सेकेंड, हाँ बाय मिस्टेक, तो मतलब जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, पैदा होते हैं, तो उन लोगों से तो भाई वो ज़्यादा अलाइव रहता है, बहुत ही मतलब एक मतलब खुश मिजाज जिसको बोलो, मतलब हर दिन वो इन्जॉय करता है, हर चीज़ को इन्जॉय करता है वो। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, बट अभी जो मैंने देखा वो कुछ ज़्यादा ही था, मतलब विश्वास करने लायक नहीं था। एक सेकेंड, ओके। In the first place, my earliest memories had been memories of horses and my first longings had been longings to ride. Longing का मतलब क्या है, मतलब चाह रखना, मतलब आप किसी चीज़ को
मतलब करना चाहते हो वो चीज़, ठीक है। लॉन्गिंग मतलब यू वांट टू डू समथिंग। सो पहली बात तो ये है कि उसकी जो एकदम शुरुआती जो अर्लीस्ट मेमोरीज़ है, तो वो मेमोरीज़ है हॉर्सेस की। वो उसको आरम को हॉर्सेस बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, एंड वो अगर किसी चीज़ को बहुत दिल से वो चाहता था, कुछ करना चाहता था, वो था एक घोड़े पे राइड लेना, घुड़सवारी करना वो चाहता था। ओके, दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। अब ये तो एक पहला केस उसने बता दिया कि भाई मैं ये चाहता था, घोड़े पे सवार होना चाहता था, उसको घोड़े बहुत पसंद थे। बट सेकेंडली वो क्या बोलता है कि हम लोग गरीब थे, वी वेर पुअर। अब जो गरीब होते हैं ऑब्वियसली उनके पास तो घोड़ा नहीं आ सकता, बिकॉज यू नीड टू बाई द हॉर्स। अब घोड़ा, अब जो गरीब होते हैं पहले तो वो खुद खाएंगे ना, उसके बाद घोड़ा खरीदेंगे या उसको जो भी चारा ला के खिलाएंगे, जो भी करेंगे वो तो बात की बात है। बट ऑब्वियसली जो गरीब होते हैं दे वोंट बी एबल टू बाई एनी हॉर्स। ओके, दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। एंड इसी चीज़ से, ये सेकेंड पार्ट जो उसने बोला कि दैट वी वेर पुअर, इसी चीज़ से उसको समझ में आया कि नहीं, मैं जो देख रहा हूँ मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि हम तो गरीब हैं एंड हमारे पास तो पैसे नहीं हैं घोड़ा खरीदने के। तो ये कहाँ से आया ये चीज़ फिर। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। Every branch of the Garoghlanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. अब देखो यहाँ से पहले शुरुआत में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये स्टोरी है 2 पुअर आर्मेनियन बॉयज़ के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि आरम ने खुद ये बात बताया कि हाँ भाई वो लोग बहुत गरीब थे, एंड किस तरीके से गरीब थे ये अच्छे से सुनो। उनका जो पूरा का पूरा जो ट्राइब था वो पॉवर्टी स्ट्रिकन था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गरीब था। सारे के सारे लोग जितने भी ट्राइबल्स थे, जितने भी उस ट्राइब के मेंबर्स थे, मतलब लोग थे, वो सारे के सारे गरीब थे। एंड वो उनका जो ट्राइब का नाम था वो था गैरोग्लेनियन, ठीक है। तो जितने भी गैरोग्लेनियन फैमिली के जितने भी ब्रांच बोलो, जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे थे, मतलब वो सबसे ज़्यादा, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गरीब थे। अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी, यानी कि सबसे ज़्यादा वो लोग वहाँ पे गरीब थे। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family. अब एक चीज़ देखो, यहाँ ये लोग इतने ज़्यादा गरीब थे कि वो बोल रहे हैं कि nobody could understand, मतलब कोई ये समझ भी नहीं सकता है कि किस तरीके से हम लोग पैसे इकट्ठा करते हैं, हमारे पेट में खाना किस तरीके से जाता है। मतलब इवन कि हमारे ट्राइब के, हमारे फैमिली के जो ओल्ड मैन हैं, जो भी एकदम एडल्ट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा उम्र में हैं, वो भी नहीं समझ सकते कि किस तरीके से हमने पैसे इकट्ठे किए एंड किस तरीके से हम लोगों ने खाना खाया। मतलब इतना ज़्यादा वो लोग गरीब थे। Most important of all, though we were famous for our honesty, we had been most important of all, though we were famous for our honesty, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries. Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, we were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो किस लिए फेमस थे, वो उनकी पॉवर्टी के लिए फेमस थे, ऑनेस्टी के लिए फेमस थे, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग मतलब करीब 11 सेंचुरी से हम लोग अपने ऑनेस्टी की वजह से लोग हमें पहचानते हैं। हाँ, गैरोग्लियन फैमिली जो है, वो ट्राइब जो है, वो गरीब तो है, बट येस दे वे ऑनेस्ट ऑल्सो। या इवन जब वो लोग मतलब अमीर भी थे, उनके फैमिली में जब एक समय ये भी था कि हाँ वो बहुत वेल्दीएस्ट थे, उस समय में भी मतलब वो वैसे ही थे, ठीक है। और एक चीज़ वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग पहले खुद पे
प्राउड फील करते हैं कि हाँ हम लोग इस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, हम लोग ऑनेस्ट हैं, वो ये पहले खुद पे प्राउड फील करते हैं। उसके बाद वो ये करते हैं कि हाँ हम लोग ऑनेस्ट हैं। उसके बाद वो बिलीव करते हैं कि हाँ अब हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए क्या सही है या क्या गलत है। तो 3 चीज़ें हमें समझ में आ रही है कि दे वे प्राउड, दे वे ऑनेस्ट एंड देन दे ऑल्सो बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग। क्या सही है क्या गलत है ये सोचने समझने की क्षमता भी उनमें है। दो दे वे पुअर बट फिर भी क्या सही है क्या गलत है ये उनको समझ में आता है। वो कभी भी किसी का एडवांटेज नहीं लेते हैं एंड स्टीलिंग वगैरह ये सब कभी नहीं करते हैं वो लोग। ओके। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family, asleep or awake. Because I knew that my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe that he had stolen it. तो अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? तो वो बोले कि देखो आरम जो है वो बोल रहा है कि अब मैं घोड़े को देख सकता हूँ, वो कितना मैग्निफिसेंट है, कितना अट्रैक्टिव है, मैं उसको स्मेल कर सकता हूँ, वो कितना मतलब लवली वो स्मेल करा, बहुत ही प्यारा सा स्मेल आ रहा है, राइट। एंड वो ये भी बोला कि मैं उसकी ब्रीदिंग भी सुन सकता हूँ, कितनी एक्साइटिंग है, कितनी थ्रिलिंग है उसकी ब्रीदिंग, राइट। अब ये चीज़ वो बोल रहा है कि लेकिन मैं ये चीज़ यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये जो घोड़ा, ये जो इतना ब्यूटीफुल, ये मैग्निफिसेंट क्रिएचर जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरे साथ या मेरे कज़िन्स के साथ नहीं रह सकता है, क्योंकि भाई हम लोग तो गरीब है एंड हमारे पास ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, राइट। ये क्या मेरे साथ और मुराद के साथ तो दूर की बात है, मेरे फैमिली यानी कि उनका जो गैरोग्लिनियन ट्राइब है उनके पास भी, किसी के पास भी वो रह नहीं सकता है, वो घोड़ा जो है वो रह नहीं सकता है, ना मतलब सोते हुए ना जगे हुए, वो कभी नहीं रह सकता उनके साथ। ओके अच्छा, और ये भी जानता है कि उसका जो कज़िन है वो ऑब्वियसली उस घोड़े को उसने नहीं ख़रीदा होगा, ठीक है। बट अब ये भी वो यकीन नहीं कर सकता है कि वो उसने चोरी की होगी, क्योंकि उनकी फैमिली में, उनकी जो गैरोग्लिनियन ट्राइब है उनमें उसमें एक रूल था, उसमें मतलब लोग उनके ऑनेस्टी की वजह से जानते थे, ट्रस्ट की वजह से, राइट। तो वो ये यकीन नहीं कर सकता है कि उसका कज़िन जो है वो चोरी किया होगा। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लियन फैमिली could be a thief। तो वो बोलता है कि हमारा जो गैरोग्लिनियन फैमिली है, हमारा जो ट्राइब है उसमें से कोई भी मेंबर चोर नहीं बन सकता है। हाँ गरीब हो सकते हैं हम लोग, मतलब बिना खाए मर सकते हैं, लेकिन चोरी कभी नहीं करेंगे। I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and the other hand frightened me। तो पहले तो आरम जो है वो अपनी कज़िन की तरफ देखता है, फिर उस घोड़े की तरफ देखता है, एंड अब सब लोग क्या है एकदम थम से गए, एक पायस, एक मतलब पवित्र स्टिलनेस है, एकदम सब चुपचाप ऐसे खड़े हैं, ठीक है। अब वो एक तरफ से तो वो बहुत खुश है, बहुत डिलाइटेड है, क्योंकि उसका जो सपना था, उसका जो लॉन्गिंग था कि घोड़े पे सवार होना, टू हैव अ राइड, तो ये चीज़ भी था उसके सामने, उसकी ड्रीम थी। बट और एक तरफ से वो डर भी रहा था, क्योंकि उसको पता था कि मुराद ने इसको ख़रीदा नहीं था, एंड अगर ख़रीदा नहीं था तो शायद उसने चोरी की होगी, लेकिन गैरोग्लिनियन फैमिली में कोई भी मेंबर आज तक चोरी नहीं किया था। तो वो एक क्या बोलते हैं उसको, वो बहुत ही बड़े कन्फ्यूजन में था। ओके मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। अब उसने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ही लिया मुराद से कि मुराद बताओ तुमने इस घोड़े को कहाँ से चोरी किया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। अब मुराद उसको बोलता है कि भाई तुम खिड़की से जल्दी से आप मतलब ये करो, जंप करो अगर तुम्हें राइड चाहिए तो। इट वॉज ट्रू देन, ही हैड स्टोलन द हॉर्स। There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I chose. अब obviously अब जब मुराद ने उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है तो क्या समझ में आ रहा है कि हाँ उसने शायद चोरी की होगी,
ठीक है, क्योंकि उसने आंसर नहीं दिया। अब वो यहाँ पे किस लिए आया है, उसको इनवाइट करने आया है कि तुम क्या घुड़सवारी करना चाहते हो या नहीं, ये उसने उससे क्वेश्चन पूछा। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. अब देखो, अब आरम जो है वो खुद को मतलब तसल्ली दे रहा है, ठीक है। तो वो बोला है कि अच्छा देखो, घोड़ा अगर हम लोग चोरी कर रहे हैं सिर्फ राइड के लिए, तो ये थोड़ा मनी चोरी करने वाली बात थोड़ी हुई। मतलब अगर हम लोग पैसा चोरी कर रहे हैं और घोड़ा चोरी कर रहे हैं फॉर अ राइड ओनली, तो दोनों सेम कैसे हुए, दोनों तो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। तो अब ठीक है, इसको मतलब स्टीलिंग नहीं मानते हैं, वो ऐसा बोल रहा है। ये कुछ नहीं, खुद को दिलासा दे रहा है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़िन मुराद एंड आई वेर, इट वॉजंट स्टीलिंग। अगर तो आरम बोला है कि अगर आप लोग भी मतलब ऐसे ही हॉर्सेस के लिए एकदम पागल हो, तो मेरे और मुराद की तरह, तो फिर आपके लिए भी ये चोरी नहीं है। It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. तो वो बोलता है कि देखो, अब इसको स्टीलिंग कब मानेंगे, जब हम लोग इस हॉर्स को किसी दूसरे को बेच देंगे, एंड ऑफ कोर्स ये हम लोग नहीं करने वाले हैं। Let me put on some clothes, I said. All right, he said, but hurry. I leaped out into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin मुराद। तो वो बोलता है, मुराद जो आरम बोलता है कि चलो एक थोड़ा रुको, मुझे कपड़े तो पहन लेने दो, क्योंकि वो तो सो रहा था एंड उस समय उसको जगाया मुराद ने। तो बोला कि ठीक है तुम रुको, मुझको थोड़ा कपड़े पहन लेने दो। तो मुराद बोलता है कि हाँ भाई, लेकिन जल्दी करो। फिर वो कपड़ा पहन के एकदम जल्दी उसने कपड़ा पहना, लिफ्ट इनटू माय क्लोथ्स, यानी कि जल्दी उसने कपड़ा बस पहना एंड अपने खिड़की से उसने जंप किया। कहाँ पे, टू द यार्ड, उनका जो वो पूरा यार्ड है वहाँ पे उसने जंप किया एंड फिर वो छलांग मार के घोड़े के ऊपर बैठ गया एंड उसका जो कज़िन था ठीक उसके पीछे वो बैठा। पहले कौन बैठा था, कज़िन बैठा, मुराद बैठा था एंड उसके पीछे आरम। फाइन। That year we lived at the edge of the town on Walnut Avenue. Behind our house was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches and the country roads. यहाँ पे country का मतलब देश नहीं हो रहा है, मतलब आप बोल सकते हो कि उनका जो एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है, मतलब वो रूरल पार्ट आप बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो उस समय वो कहाँ पे रह रहे थे, वो जो उनका टाउन था उस टाउन के मतलब किनारे में वो लोग रह रहे थे, जहाँ जिसका नाम था वॉलनट एवेन्यू। एंड ठीक उनके घर के पीछे क्या था, पूरा जो कंट्री वाइनयार्ड्स था, कंट्री ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिचेस, यानी कि जो इरिगेशन के लिए जो डिचेस मतलब गड्ढे खोद के रखे जाते हैं, वो इरिगेशन जहाँ पे होता है वो था, फिर रोड वगैरह था, ये सारी चीज़ें थी। क्या क्या चीज़ें मैं एक बार मार्क कर लेती हूँ, वाइनयार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिचेस, कंट्री रोड्स। ओके। In less than 3 minutes, we were on Olive Avenue, and then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. I mean, he began to roar. तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, एक तो वो लोग कहाँ रहते थे, वॉलनट एवेन्यू में, एंड वो लोग कहाँ पहुँच गए, ऑलिव एवेन्यू में, ठीक है, एक दूसरा जगह था। एंड ऑलिव एवेन्यू जब वो लोग पहुँचे तब उनका जो घोड़ा था वो ट्रॉट का मतलब है जल्दी जल्दी चलना, ठीक है, मतलब जिस स्पीड से वो चल रहा था उससे तेज़ चलना। अब वो घोड़ा जो है उसने स्पीड पिकअप किया। अब वो जो एयर था वो कैसा था, एकदम न्यू था, फ्रेश था बोल सकते हो, न्यू एंड लवली, यानी कि पूरा फ्रेश था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। अब उसका तो वो बड़ा मन था कि वो घोड़े पे बैठेगा एंड उसकी ये इच्छा जो है वो पूरी हो गई। वो जो फीलिंग था वो बड़ा उसको अच्छा लग रहा था। एंड वो जो उसका जो कज़िन था जिसको सब लोग पागल बोलते थे, मतलब क्रेज़ी बोलते थे, उसके मतलब वो उसके फैमिली का सबसे क्रेज़ीस्ट मेंबर था। अब उसने गाना गाना शुरू किया। गाना यानी कि वो चिल्ला रहा था, दहाड़ रहा था, जैसे हम लोग होता है ना बाथरूम सिंगर,
राइट हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बट कैसी आवाज़ निकलती है हमारी, वो फटे बांस जैसी। फाइन, चलो। तो वैसे ही मुराद ने भी शुरू कर दिया था। Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. तो बोल रहे हैं कि हर फैमिली में एक ना एक ऐसा बंदा होता है जो एकदम सबसे सनकी होता है, एकदम अलग होता है, ठीक है, एक क्रेजी स्ट्रीक उसमें रहता ही है, ठीक है। एंड हमारे में मतलब उसका जो फैमिली था उसमें मुराद जो है उसको बोला जाता था कि वो हमारे ट्राइब का एक क्रेजी स्ट्रीक है, एंड ये उसके ट्राइब का एक नेचुरल डिसेंडेंट है। Before him was our uncle Khushrov, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley. कहाँ गया, हाँ, San Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient, and that he stopped anyone from talking by roaring. It's no harm, pay no attention to it. अब देखो, तो एक तो समझ में आ गया कि उनके फैमिली में अब सबसे ज़्यादा कौन सनकी है, वो है मुराद, ठीक है। एंड मुराद के पहले कौन थे, मुराद के पहले खुशरोव थे, अंकल खुशरोव। अंकल खुशरोव कैसे थे, उनकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। एन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, एकदम काला घना बाल था उनका, एंड ऊपर से उनका जो मुस्टाच था, उनकी जो मूछें थी वो बहुत बड़ी थी। एंड वो कहाँ पे रहते थे उस समय, सैन वॉकिन वैली में, ठीक है। एंड वो उनका जो टेम्पर था वो बड़ा ही ख़तरनाक था, बहुत फ्यूरियस थे, बहुत शॉर्ट टेम्पर थे और चिड़चिड़े से रहते थे और हमेशा इम्पेशेंट, मतलब सहने की क्षमता उनमें नहीं थी। एंड अगर कोई कुछ बोलता था तो उसको फटकार देते थे, डांट देते थे, क्या कह के, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। अब इट इज़ नो हार्म का मतलब क्या है, ये फ्रेज़ का मतलब क्या है, मतलब ठीक है ये इतना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट। इट्स नो हार्म यानी कि नथिंग टू वरी अबाउट, चिंता मत करो, इसकी तरफ इतना ध्यान मत दो, वो हमेशा ये चीज़ बोलते थे। तो अंकल खुशरफ क्या बोलते थे, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, मतलब इतना चिंता मत करो, इसके बारे में इतना मत सोचो, इसको ज़्यादा ध्यान मत दो इस चीज़ पे। ओके, दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट. Once it was his own son, Arik, running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. This man, Khushrov, sat up in the chair and roared, "It's no harm, pay no attention to it." The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khushrov roared, "Enough, it's no harm," I said. क्या बंदा था सच में क्रेज़ी स्ट्रीक था वो, एकदम क्रेज़ी था वो। तो अगर कोई कुछ भी बोलता था हमेशा वो यही बोलते थे, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। एक बार ऐसा हुआ कि उनका जो खुद का बेटा है एरिक, तो वो खुद आया दौड़ के 8 ब्लॉक से वो दौड़ के आ रहा था उनके उस बार्बर शॉप में जहाँ उसके पापा क्या कर रहे थे, अपनी मूछें जो है उसको ट्रिम कर रहे थे, ठीक है। तो वो क्यों आया था, वो ये बोला था कि उनका जो घर है वहाँ पे आग लगी, उनके घर में आग लगी, मतलब किसी के घर में आग लगी है, लोग वैसे ही मतलब बिलबिला उठते हैं, पागल उठते हैं कि अरे घर में आग लग गई, पानी लाओ, उसको ठीक करो, मतलब आग बुझाओ। लेकिन ये जो बंदा, ये जो खुशरोव है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं है, उल्टा उसने अपने बच्चे को ही डांट दिया कि भाई इसमें इतना चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, उसकी तरफ इतना ध्यान मत दो। अब बेचारा बार्बर भी बोल उठा कि लेकिन तुम्हारे बच्चे बोल रहे कि तुम्हारा घर जल रहा है। तो अंकल खुशरोव ने उस बार्बर को भी डांट दिया और बोले कि बस बहुत हो गया, मैंने कहा ना नथिंग टू वरी अबाउट। बड़े कमाल के इंसान थे। खैर, माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, एंड हमारे घर में यही बोला जाता है कि मुराद जो है इसी पर्सन का, मतलब अंकल खुशरोव के ही बेटे हैं। हालांकि मुराद के जो पापा, एक्चुअल जो पापा थे वो थे जोराब, ठीक है, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। मतलब जोराब जो थे यानी कि मुराद के जो पापा थे वो एकदम प्रैक्टिकल थे, वो ठीक है भाई जैसे लोग होते हैं उसी तरीके से थे। बट ये जो पागलपन है ये मुराद ने कहाँ से उसने एक्सेप्ट किया है, उसने कहाँ से उसने नॉट एक्सेप्ट एक्चुअली, कहाँ से उसने वो लाया है, वो
अंकल खुशरो से लाया वो. Okay, that's how it was in our tribe. Sorry. A man could be the father of his son's flesh, but that didn't mean that he was also the father of his spirit. Spirit यानी कि soul, ठीक है, वो मतलब जैसे इंसान जीते हैं जो आत्मा होती है वो soul, spirit. तो अब ये बोला जा रहा है कि देखो एक पर्सन जो है, एक मैन जो है, वो किसी भी बच्चे का, उसके फ्लैश का मतलब उसका पापा हो सकता है. यानी कि आप जैसे देखो आपके पापा ने आपको पैदा किया है, तो अब बायोलॉजिकली वो आपके पापा हैं, बट आपका सोचने समझने का तरीका, आपका जो मतलब आपका जो सोल है, ऑब्वियसली वो उसके पापा तो नहीं हो सकते, इज़न्ट इट. तो सिमिलरली ज़ोराब जो थे वो प्रैक्टिकल थे, बट मुराद ने वो चीज़ नहीं लाया. वो हाँ ऑब्वियसली वो ज़ोराब के ही बेटे थे, मुराद ज़ोराब का ही बेटा था, बट फिर भी उनसे उसने ये मतलब ये चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, मतलब ये चीज़ें उनको नहीं मिली है. वो कहाँ से उसने लिया है, वो उसने खुशरो से लिया ये चीज़ें. ओके एक सेकेंड. हाँ, the distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. अच्छा, कैप्रिशियस का मतलब क्या है? कैप्रिशियस का मतलब है सन की, ठीक है. कैप्रिशियस का मतलब है सन की, एंड वैग्रेंट का मतलब है जो आवारा होके घूमता है ना, मतलब होमलेस पर्सन जो आप बोलो, ठीक है, तो वो है वैग्रेंट. तब ये बोला जा रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिरिट्स की ये हमारे ट्राइब में ये एकदम शुरुआत से ही एकदम मतलब सनकी टाइप का होता है, ये एकदम आवारा होता है. ये कहाँ से क्या आएगा, किसका बेटा क्या बनेगा नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होगा जो एक क्रेज़ी डिसेंडेंट होगा, एक क्रेज़ी स्ट्रीक आ जाएगा उसमें, ठीक है, इस तरीके से बोल रहा है. नेक्स्ट, वी रोड एंड माई कज़िन मुराद सैंग. For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors, we belonged. We let the horse run as long as it felt like running. अब उसके बाद वो मुराद के साथ तो भाई वो घोड़े पे सवार होके वो घूम रहा है, एंड मुराद जो है वो गाना गा रहा है, एंड बाकी लोग क्या समझ रहे हैं कि वो भाई अभी भी उनके ओल्ड कंट्री में ही है, मतलब वो अभी भी अपने घर में है, सो रहे हैं. हालांकि वो लोग बाहर घूम रहे हैं, वो लोग कहाँ पे, ऑलिव एवेन्यू में, ठीक है, बट लोगों को पता है, ऑब्वियसली उनको लगा होगा कि नहीं वो अपने घर में ही होंगे शायद. मतलब कुछ नेबर्स तो उनको ये भी मानते हैं कि वो जिस जगह पे रहते हैं अभी वो उसी जगह से ही बिलोंग करते हैं ना. और वो क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया, हॉर्स को मतलब ऐसे दौड़ने दिया कि भाई तुम अपने मर्ज़ी, तुम जहाँ पे जैसे दौड़ना चाहते हो तुम दौड़ो, जितना देर तक तुम चाहो दौड़ सकते हो. एट लास्ट माई कज़िन मुराद सेड, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन. अब मुराद जो है वो आराम से बोलता है कि भाई अब तुम उतरो, मैं अकेला मतलब घोड़े पे सवार होना चाहता हूँ, मतलब वो राइड करना चाहता है. विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड. That is up to the horse, my cousin said. Get down. The horse will let me ride, I said. We shall see, he said. Don't forget that I have a way with the horse. जैसे कि अंकल खुशरो क्या बोलते थे, It's no harm, ठीक है, ऐसे वैसे ही मुराद क्या बोलता है, I have a way with horse. वो हर चीज़ के साथ उसका अपना एक तरीका होता है, वो ये बोलता है. तो अब मुराद ने बोला कि भाई तुम उतरो, अब मैं अकेला राइड करना चाहता हूँ. तो इस पे आरम पूछता है अपने भाई को कि क्या तुम मुझको राइड करने दोगे. तो तब मुराद बोलते कि भाई ये तो घोड़े पे डिपेंड करता है, अगर वो तुमको देना चाहे तो ऑब्वियसली तुम करना. अब फिर आरम बोलते कि हाँ वो ज़रूर देगा, वो ज़रूर मुझको राइड करने देगा. फिर मुराद बोलते कि अच्छा ठीक है देखेंगे, एक ये मत भूलो कि मैं हॉर्स को हैंडल कर सकता हूँ, आई हैव अ वे विद द हॉर्स, मैं हॉर्स को संभाल सकता हूँ, ठीक है. मतलब इनडायरेक्टली मुराद ये कहना चाहता है कि देखो मैं तो संभाल सकता हूँ बट तुम नहीं संभाल सकते हो, तो पता नहीं तुम कर पाओगे कि नहीं. वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद द हॉर्स.
आई हैव ऑल्सो, बोलते कि देखो तुम्हारे पास, तुम किसी भी तरीके से उसको संभालो, जो भी करो करो, बट ठीक है मेरा भी एक वे है, मेरा भी एक तरीका है, मैं भी हैंडल कर सकता हूँ. फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, लेट अस होप सो. गेट डाउन. All right, I said, but remember, you have got to let me try to ride alone. अब मुराद बोलते कि भाई देखो तुम्हें अगर सेफ्टी चाहिए तो फिर मत करो ऐसा, बट ठीक है लेट्स होप सो कि अच्छा ही होगा, अब जल्दी से उतरो. फिर आरम बोलता है कि हाँ भाई ठीक है, बट रिमेंबर, याद रखो तुम्हें भी मुझको राइड करने देना होगा. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Vizier, run. The horse stood on its hind legs, snorted, and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. अब थोड़ा इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं. उसके बाद मुराद ने बोला कि हाँ भाई अब तुम उतरो. तो वह अब आरम जो है वो उतर जाता है. ही गॉट डाउन एंड उसने क्या देखा कि मुराद ने उसके हिल्स होते हैं, राइट. अब यहाँ पे ये जो देखो, ये जो हिल्स होते हैं यहाँ, ये थोड़ा नुकीला होता है एंड लोग क्या करते हैं, इसी को हॉर्स के शरीर में ऐसे चुभा देते हैं. तो अब इसीलिए हॉर्स जो है वो गुस्से से या उसको पेन होता है, इसलिए वो दौड़ता है. तो यहाँ से आपको एक बात क्या समझ में आया कि हम चढ़ रहे हैं, मतलब हम राइड कर रहे हैं घोड़े पे, ये हमारे लिए मज़े की बात है, बट ऑब्वियसली घोड़े के लिए नहीं है. खैर, तो मुराद ने ऐसे ही किक किया उस हॉर्स को एंड उसने चिल्लाया, वज़ायर रन. तो उसने बोला कि अब भाई तुम चलो दौड़ो. अब वो घोड़ा जो है अपने इस तरीके से देखो, वो 2 पैरों पे खड़ा हो गया, पीछे के 2 पैरों पे खड़ा हो गया एंड 2 पैरों पे वो मतलब हवा में थी, इस तरीके से वो मतलब खड़ा हो गया. एंड स्नॉटेड यानी कि उसके नाक से मतलब वो क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ रोरिंग, मतलब सांस छोड़ना जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है वो. एंड ब्रोस्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, और वो बहुत तेज़ी से, फ्यूरी ऑफ स्पीड यानी कि बहुत तेज़ी से उसने दौड़ना शुरू कर दिया, जो कि इतना ज़्यादा सुंदर था, मतलब विच वॉज वन ऑफ द लवलीस्ट थिंग दैट आरम हैज़ एवर सीन. नाउ अब ये बोलता है कि उसका जो कज़िन है वो उस घोड़े को लेके कहाँ पे रेस किया था, वो कहाँ पे गया था, वो एक ऐसे फील्ड में गया था जहाँ पे वो ड्राई ग्रासेस थी, फिर वो इरिगेशन डिच में गया था, फिर ही क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड उसके बाद 5 मिनट के बाद वो क्या किया, वो रिटर्न किया एंड वो कम्प्लीटली वेट था, वो कम्प्लीटली भीगा हुआ था, क्योंकि उसने इरिगेशन डिच में वहाँ से वो गुजरा था एंड ऑब्वियसली इरिगेशन डिच में पानी रहेगा तो इसलिए वो भीग गया था. सो गाइज़, चलो बच्चा आज इतना तक ही हम लोग पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस वीडियो, यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. अगर अच्छा लगा सो लाइक करो एंड शेयर कर दो एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करो. अच्छा, और अगर कोई डाउट है कहीं पे भी, किसी भी जगह पे समझ में नहीं आया है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. फाइन, चलो, सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू.